नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तीनों राज्यों के सीएम के ऐलान में बीजेपी का गेम प्लान साफ दिखता है। बीजेपी ने साधा है पड़ोसी राज्यों का सियासी गणित भी इन चीफ मिनिस्टर्स को बनाने में। राजस्थान में ब्राह्मण सीएम, यूपी हरियाणा का समीकरण इसमें ध्यान रखा गया। साथ में राजपूत और दलित उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी एक गणित है। राजस्थान में आदिवासी सीएम बना करके झारखंड उड़ीसा में समीकरण को एक तरह से वहां पर उनकी नज़र थी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम बनाए गए हैं। निश्चित रूप से इसी बहाने उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों का समीकरण उनके दिमाग में होगा। लोकसभा के गेम प्लान के तहत तीनों सीएम का ऐलान किया गया है। 15 दिसंबर को शपथ लेंगे सीएम भजनलाल। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर सुबह 11:15 बजे समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। बीजेपी ने ब्राह्मण, राजपूत, दलित वोट बैंक को साधा है। राजस्थान संग यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब पर निगाहें थी। सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम का यहाँ पे शपथ होना है, तो वो जो शपथ की प्रक्रिया यहाँ पे रायपुर में चल रही है। आप मंच पे देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ जो बीजेपी राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी ने वो नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
मुख्यमंत्री के बाद 2 डिप्टी सीएम जो बनाए हैं, उनमें से जो विजय शर्मा जी जो हैं, उन्होंने अभी अपना शपथ लिया। इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उसके बाद अरुण साव ने भी शपथ लिया है। पूरी बीजेपी की जो है वहाँ पर आपको दिखाई देगी प्रधानमंत्री के अलावा। राज्यपाल महोदय हैं, प्रधानमंत्री हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए भूपेश बघेल से भी उन्होंने हाथ मिलाया, उनके भी कंधे पे हाथ रखा। आप देख सकते हैं हर कोने में जा कर के जो लोग आए हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो आज शपथ ग्रहण समारोह था अब समाप्त हो चुका है। एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा थे, उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ये थी खबर छत्तीसगढ़ से। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में 15 सितंबर को है वो शपथ ग्रहण होगा, एक दिन बाद। आज 13 है, कल 14, परसों होगा शपथ ग्रहण। और जो बीजेपी ने जो 3 लोगों के नाम जो दिए हैं वो उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री के रूप में। सोमू के पास चल सकते हैं। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हैं। सोमू बताइए, अब जो है देखा आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ हो गई है। अब आपके यहाँ कैसी तैयारियां चल रही है? हमारे साथ 2 मेहमान आशुतोष रावत और नवीन चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। पहले सोमू के पास चलते हैं। जी सोमू। जी देखिए, आज ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये बताया कि 15 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और उसको लेकर के आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई और उसमें ये चर्चा हुई कि क्या
किस तरह की तैयारियां होंगी, तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि 15 तारीख को 11:15 बजे का समय है जब शपथ ग्रहण होगा जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं उनका, और जो 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में नियुक्त किए हैं। ये 3 लोग यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उसको लेकर के रामनिवास बाग जो अल्बर्ट हॉल जो प्रसिद्ध इमारत है जयपुर की, वहाँ पर स्थित है, वहीं ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से तैयारियां उन्होंने शुरू की हैं। जो भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री समेत तमाम मंत्रियों को और उनके साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। जी सोमू, आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन जी, आपके पास आता हूँ। अब बताइए, अब ये जो 3 नाम जो हैं अब आपके सामने हैं, लेकिन चर्चा उस नाम की है जो कहीं मिसिंग है। तो राजस्थान की राजनीति पर अब आपकी क्या टिप्पणी है? जो नाम मिसिंग है, कल आप ही के चैनल पे चर्चा करते हुए हम ये कर रहे थे कि चौंकाने वाला नाम वही ना हो जाए कि उनको दोबारा कमान दे दी गई है। लेकिन वर्तमान में जो लग रहा है मुझे कि राजस्थान में हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके, विभिन्न इक्वेशन हो सकती है, और जिस तरह की इक्वेशन कास्ट की गई थी, नामों पे निश्चित तौर पे भजनलाल शर्मा का नाम तक से के ध्यान में नहीं था, लेकिन जातिगत समीकरणों को जिस तरह से समझा गया था, काफी हद तक बीजेपी ने उसी समीकरण को यहाँ पर फॉलो किया है। तो कुल मिला के अगर सर हम तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को देखें तो ये राज्य से ज्यादा 2024 की ही तैयारी दिखती है। हर जाति को साधने का एक संभावना जो थी, दिया कुमारी की चर्चा थी कि क्या वो बन सकती हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उस समय हम ये मान रहे थे कि कोई जनरल वर्ग का होगा तो ब्राह्मण या राजपूत हो। लेकिन आप देखिए, जाट जो है यहाँ पर बड़ा वर्ग है, और बीच में यह भी चर्चा थी कि कोई जाट सीएम पहली बार बीजेपी दे सकती है। तो बीजेपी ने यहाँ पर बहुत स्मार्टली जो है इस चीज को खेला कि राजपूत को ना देकर जाटों को भी नाराज नहीं किया, क्योंकि राजस्थान में जाट और राजपूत दोनों कम्युनिटी का आपस में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं माने जाते हैं। तो उन्होंने उनको डिप्टी सीएम बनाया। ब्राह्मण जो है वो प्रायः भाजपा का ही समर्थक रहा है, तो ब्राह्मण को स्पेस काफी समय से बीजेपी में, खासतौर से 2014 के बाद ये होने लगा था कि ओबीसी प्रमुख मिला, वहां से वोट ओबीसी के आ रहे हैं। ब्राह्मण जो है हाशिए पर जाते हुए महसूस कर रहे थे पार्टी के अंदर। तो ये जो चर्चाएं हैं, आप सोशल फोरम्स पे भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा उठनी शुरू हो चुकी थी जी। उत्तर प्रदेश में भी राजपूत को दिया, उत्तराखंड में राजपूत को दिया, तो कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो ब्राह्मण और राजपूत के बीच में पावर स्ट्रगल है। तो ये चर्चाएं भी थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत स्मार्ट तरीके से इस चीज को यहाँ पर खेला है। और राजस्थान 8% के आसपास ब्राह्मण है, तो उनके दोनों पार्टियों के मिला के 20 से 22 विधायक हर बार चुने जाते हैं, तो 10% विधायक ब्राह्मण से भी आ रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम देखें तो बीजेपी ने बहुत स्मार्टली अपने कोर वोटर को साधा, दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा के माध्यम से। और प्रेमचंद बैरवा शेड्यूल्ड कास्ट इसलिए क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट परंपरागत रूप से राजस्थान में बीजेपी का वोटर नहीं है, वो कांग्रेस का वोटर माना जाता है। तो ये भी एक साधने का प्रयास मुझे नजर आता है। जरूर। हमारे साथ जो है बाल वीरेंद्र भी जुड़े हैं, लेकिन बाल वीरेंद्र, आपके पास आने के पहले आशुतोष जी के पास जाना चाहूंगा। आशुतोष जी, ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, क्या ये 2024 के लिए पूरा रिजल्ट लेके आएगी? शायद इसी उम्मीद में ये जो है इसको इस तरह से गोटियां बैठाई गई है। मनोरंजन जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग जो अपनी गेम प्लान किया है वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग किया है कि 2024 में एक बार दोबारा से 25 की 25 सीटों पर कब्जा जमाया जाए और कांग्रेस को एक बार फिर से लोकसभा में कम से कम राजस्थान के मार्फत 0 पर रखा जाए। हालांकि इसमें एक बड़ा मिसिंग फैक्टर मुझे अभी लग रहा है कि राजस्थान के 3 बड़ी कम्युनिटी जो जाट, गुर्जर और मीणा कम्युनिटी मानी जाती हैं, उन तीनों का रिप्रेजेंटेशन इन 3 प्रमुख पदों के तौर पर नहीं करके मुझे लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक रिस्क भी उठाया है। हालांकि मोदी अपने लगातार फैसलों से चौंकाते हैं और जो तमाम समीक्षक और हम लोग जिस विषय पर चर्चा करते हैं उसके इतर परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज ये देखने वाली ये होगी कि उन्होंने जिस तरह की हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने उड़ीसा के दलित आदिवासियों को साधने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश के यादवों को साधने की कोशिश की है, हरियाणा के ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है, लेकिन राजपूत समाज के साथ में जाट, गुर्जर और मीणा जो राजस्थान का जो बड़ा वोट परसेंटेज है
उसको साधने के लिए अब किस तरह कैबिनेट में वो उसको समायोजित करते हैं, मनोरंजन जी, मुझे लगता है कि वो ज्यादा देखना महत्वपूर्ण होगा, जरूर। क्योंकि ब्राह्मण वोटर तो भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरागत वोटर केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में माना जाता है कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाने वाली पार्टी के साथ में तो ब्राह्मण बनिया वोटर तो कहीं और जाने वाला है नहीं। लेकिन ये तीन बड़ी कास्ट को अब वो कैबिनेट में कैसे समायोजित करते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बहुत वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है अब रावत जी आपने। लेकिन पहले बाल वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र जरा दिखाइए कहाँ पे ओथ होनी है कल परसों। देखिए, मैं इस वक्त जो हेरिटेज बिल्डिंग है जयपुर की, अल्बर्ट हॉल, वहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीपी जोशी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, इसके अलावा एसपीजी के जो तमाम जो कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी जो कह सकते हैं कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम व्यवस्था किस तरह से वो पूरा जो कह सकते हैं कि जो सीएम जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, कहाँ पे स्टेज रखा जाएगा, कहाँ पे जो गेस्ट आने वाले हैं बाहर से, तमाम गेस्टों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेके जो कह सकते हैं कि पूरा जो रूट है वो किस तरीके से रहने वाला है। इसके अंदर जो जयपुर जो कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे कि जो ये अल्बर्ट हॉल है, यहाँ पे आप जो कह सकते हैं कि जो हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा है वो अपना शपथ ग्रहण का जो कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे रखा गया है और यहीं पे भजनलाल शर्मा अपना मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जी जरूर, बहुत अच्छा बाल वीरेंद्र, आप एकदम एकदम मौके पे मौजूद है जहाँ पे यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, सारे लोग यहीं पे हैं और राय मशविरा जो है अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। हम इस तस्वीर के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन मैं नवीन जी के पास जाना चाहूँगा। नवीन जी, आशुतोष जी का सवाल बहुत वैलिड है। आपने कुछ जातियों को तो साध लिया, कुछ जातियों को छोड़ दिया, जाट, गुजर, मीना, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है और साथ में उस चेहरे को भी छोड़ दिया जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। जी, यहाँ पर जातियों के अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि राजस्थान में पिछली बार मारवाड़ और इससे पहले मेवाड़ ये सत्ता का केंद्र रहा। इस बार तीनों के तीनों जो पद हैं ये जयपुर से आए हुए हैं। तो क्षेत्र का भी अगर आप देखें तो क्षेत्र का भी असंतुलन यहाँ पर अभी नजर आ रहा है। तो मंत्रिमंडल में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि जाट, गुर्जर और मीणा जो है मंत्री होंगे। किरोड़ी लाल मीणा को मान सकते हैं कि कोई बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिलना चाहिए, मीणा समाज के नेता थे। एक चर्चा थी कि शायद उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। हालांकि काफी लोग मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, पर जिस तरह का उनका नेचर है उसमें ये तो संभव नहीं था। पर विधानसभा अध्यक्ष या डिप्टी सीएम जरूर माना जा रहा था। तो उनके लिए एक बड़ा पोर्टफोलियो होने की संभावना यहाँ नजर आती है। गुर्जर में विजय पैसदा को बीजेपी ने, जो किरोड़ी पैसदा के बेटे हैं, उनको भी स्पेस दी पर वो चुनाव हार गए। तो अन्य गुर्जर चेहरे भी हैं अभी बीजेपी के पास, वो यहाँ पर हमें दिखेंगे। जाट में भी ये था कि बीजेपी इस बार जो संभावनाएं थी, जैसे सतीश पूनिया की संभावना थी कि सीएम या डिप्टी सीएम हो सकते हैं, वो भी हार गए। तो बीजेपी के पास जो बड़े चेहरे थे जिन पे वो दांव खेलने वाली थी, वो हार जाने की वजह से आप देखिए इस बार नए जो हैं कई लोगों की लॉटरी लगने वाली है। और हम इस बार जाट, गुर्जर, मीणा तीनों से देखेंगे मंत्रियों को। साथ ही साथ मेवाड़ और मारवाड़ का अब प्रभाव ज्यादा नजर आएगा मंत्रिमंडल के अंदर, क्योंकि जयपुर से तीनों सीटें देने के बाद, और उसमें भी चूंकि जयपुर में ब्राह्मण गोपाल शर्मा भी हैं, बालमुकुंद आचार्य भी हैं जो विधायक चुने गए हैं, तो ब्राह्मण ऑलरेडी एक यहाँ पर है, वो भी जयपुर से ही है। तो ये संभावना भी रहेगी कि बाकी मंत्री भी आपके अन्य क्षेत्रों से और अन्य जातियों से बने। बाल वीरेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं अभी जो नारायण पचारिया है वो यहाँ पहुँचे हैं और आप देखेंगे कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा जो राजेंद्र राठौड़ हैं वो यहाँ मौजूद है। नारायण पचारिया भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बीजेपी के बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो उनकी सुरक्षा और तमाम जो बैठने की जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से ये जो पूरी व्यवस्था की जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेके ये पूरी सिक्योरिटी है वो किस तरीके से रखी जाएगी
और जो जो मेहमान आने वाले हैं, यानी जो दूसरे राज्यों में जो कह सकते हैं कि जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, किस रूट से आएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेके यहाँ पे मंत्रणा चल रही है और सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। सीपी जोशी खुद यहाँ पे लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो नारायण पचारिया अभी जस्ट पहुंचे हैं और वो भी उनसे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। जी बालवीरेंद्र, आशुतोष जी आपके पास आना चाहूँगा। जो बात आपने कही वो बात को जो नवीन जी ने भी माना कि कुछ जातियों को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने एक जो है एक चीज़ और ऐड की कि जो क्षेत्रवार में भी एक जयपुर हैवी जो है, ये जो अभी 3 लोग आए हैं वो जयपुर हैवी हो गया है, मारवाड़ मेवात। तो आपको क्या लगता है कि अब जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें जो संभाग वाइज आपको दिखाई देंगे चेहरे? बिल्कुल मनोरंजन जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को ध्यान में रख रही होगी और इसके अकॉर्डिंग प्लान करेगी। इसमें देखने वाली एक चीज और भी है कि जिस तरह से मारवाड़ और मेवाड़ की तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस बार क्लीन स्वीप मिला है, जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से आते थे उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वहां से बड़ी कामयाबी मिली है। शायद यह कारण रहा होगा कि तीनों हैवीवेट जो सीएम और डिप्टी सीएम के चूज करने में उस क्षेत्र का व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। और पूर्वी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का एक वीक पॉइंट है, वहां पिछले बहुत दिनों से वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। पिछले चुनाव में तो बहुत खराब प्रदर्शन था, 39 सीटों में से मात्र 4 सीटें उनके पास थी, इस बार तब भी वो 25 तक पहुंचे हैं। तो पूर्वी राजस्थान को शायद इसलिए उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है भजन लाल जी के तौर पर। हालांकि जयपुर के कोटे से अब आप उनको काउंट करेंगे, लेकिन पूर्वी राजस्थान को भजन लाल के थ्रू उन्होंने साधने के लिए पूरी कोशिश की है। लेकिन शेखावाटी जो जाट इलाका बोला जाता है, जो सीकर शेखावाटी इलाका है, जो जाट बाहुल इलाका है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 बार से अच्छा नहीं कर रही है। इसलिए वहां पर अच्छा नहीं करने के बावजूद आपको उसको खास तौर पर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उस एरिया में आपको जब कैबिनेट आप बनाएंगे तो उस पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मारवाड़ और मेवाड़ में तो चलिए आपकी विजयश्री की पताका भी लहरा रही है, लेकिन अभी शेखावाटी आपके जो पराक्रम एरिया है उससे दूर है। तो वहां पर मेरे हिसाब से उनको विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है, उस क्षेत्र पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के रूप में एक ऐसा निर्दलीय जो आरएसएस बैकग्राउंड से आता है, मुझे लगता है कि शायद उस व्यक्ति को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। पहली बार मुख्यमंत्री बने विधायक को जिस तरह बनाया गया है, उस तरह युवाओं के नाम पर मारवाड़ और मेवाड़ को साधने के लिए रविंद्र भाटी को भी एक कैबिनेट में लिया जा सकता है। पर शेखर और शेखावाटी वाले इलाके पर भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एक चीज़ और समझना चाहूँगा नवीन जी आपसे, कल भी हम चर्चा कर रहे थे और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं, सीपी जोशी साहब, और ये कल के जो हैं वो निश्चित रूप से, और राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो भी दिख रहे हैं। तो कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये तमाम तैयारियां जो है वो हो रही हैं। शायद सीपी जोशी कुछ बोले भी, उनके लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे मेहमान बने हुए बीजेपी के अध्यक्ष खुद यहाँ पे आए थे और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ तैयारियां पूरी कंप्लीट की जा रही है। किस तरीके की तैयारियां? 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी, भव्य समारोह होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और कई प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री महोदयों को हमने आमंत्रण भेजा है। उन सब का विशेष आशीर्वाद उस कार्यक्रम में, भव्य समारोह में हम सब लोगों को मिलेगा और राजस्थान के कोने कोने से लोग इस भव्य समारोह में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो किस तरह के निर्देश आप दिए हैं, किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होगा? देखिए, चूँकि यहाँ हम लोग तो सिर्फ व्यवस्था देखने आए हैं, एक सरकारी कार्यक्रम आयोजन है, तो मैं सोचता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा और इसमें पूरे प्रदेश के लोगों का आना और सब लोगों का संदेश कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में
चूँकि राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, तो वो जनता आदरणीय मोदी जी के इस कार्यक्रम में पधारने पर सब लोग इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। सर एक सवाल और, जिस तरीके से आपने बताया और मोदी कि जी को दूसरे विश्वास राज्यों भी के दिलाएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे। कितने मोदी राज्यों जी के को विश्वास भी दिलाएंगे कि मोदी साथ है राजस्थान। कितने राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं? हम सभी को आमंत्रण भेज रहे हैं। आप सुन रहे थे जो राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी साहब को। उन्होंने बताया कि भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसी को देखने के लिए कि क्या अरेंजमेंट होंगे वो खुद चलकर यहाँ पर आए थे और अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। अल्बर्ट जो है हॉल है जयपुर का, वहाँ पर 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बाल वीरेंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया, वो लाइव तस्वीरें लगातार हमें दिखा रहे हैं। लेकिन एक सवाल आप दोनों मेहमानों से है, आशुतोष जी और नवीन जी, आपसे मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वो पल है जब नाम अनाउंस किए गए थे, उसके पहले एक चिट जो है वो राजनाथ सिंह ने जो है वसुंधरा राजे को दी थी, और वो चिट पढ़ के वो काफ़ी वो आश्चर्यचकित हुई थी, और उनके चेहरे के हाव भाव को लेकर के सोशल मीडिया में बहुत सारी टिप्पणियाँ की गई है। सोमू आनंद भी बने हुए हैं। नवीन जी, अभी भी मैं समझना चाहता हूँ कि भजन लाल जी की लॉटरी कैसे लगी? मतलब आप कहेंगे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो और भी हो सकते हैं वहाँ पर। आप कहेंगे कि भाई इस रीजन से आते हैं, ये रीजन, उस रीजन से और भी विधायक होंगे, तो भजन लाल शर्मा जी ही क्यों? जब मीटिंग हो रही थी तो सबसे पीछे रो में बैठे हुए थे बेचारे, पहली बार के विधायक हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या चीज़ थी जो उनको कुर्सी तक पहुंचाई? मुझे लगता है एक तो जो फैक्टर है कि मोदी जी को बड़ा मजा आता है कि आप सब गैस करते रहो, मैं कुछ और करूंगा। तो एक फैक्टर तो ये उनके पक्ष में चला गया। लेकिन बीजेपी में इस समय जो जाति की हमने सारी बात की, जितने भी नाम और चल के आ रहे थे, ये सभी नामों के साथ गुटबाजी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। भजनलाल शर्मा अभी तक संगठन के आदमी रहे हैं और संघ के प्रिय रहे हैं, तो इसमें उनके साथ फिलहाल कोई गुटबाजी नहीं है। अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम किया, आप उनको हाई प्रोफाइल नहीं देखेंगे, अपना वो नीचे ग्राउंड पे काम करते रहे। तो इस समय उनके नाम के साथ भले कितनों के दिल टूटे हों, लेकिन नाराजगी किसी की नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2024 के लिए जो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए था कि गुटबाजी जिससे बीजेपी राजस्थान में जूझ रही है, उस गुटबाजी से वो निकल जाए। तो ऐसे समय में अगर सारे जातिगत समीकरणों के बीच में एक ऐसा चेहरा आता है जिसके पीछे संघ भी है, संघ पूरा जो है जोश के साथ 24 में लग जाएगा, साथ ही साथ कोई भी ग्रुप विवाद नहीं करेगा। न सतीश पूनिया को कष्ट है, न राजेंद्र राठौड़ को कष्ट है, न वसुंधरा जी को कष्ट है। इसके अलावा जितने भी नाम और चले थे, किसी को भी कष्ट नहीं है इनके नाम के साथ। तो वहां पर मुझे लगता है कि ये उनके पक्ष में एक बहुत बड़ी चीज रही होगी, ये ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि सारे को कष्ट नहीं है, लेकिन वो तो हमें उनसे मिलेंगे तभी पता चलेगा कि किनको कितना कष्ट है। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना था, सोमू आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। मैं पहले आशुतोष जी का से सुन लेता हूं कि आशुतोष जी, वो कौन सा चीज़ है जो भजन लाल शर्मा जी को इस कुर्सी तक लेके आया? भले ही मोदी जी को मजा आता है सब पत्रकारों को वो सताने में कि तुम कुछ भी नाम लो, वो तो मैं करूँगा नहीं, तुम जितने भी नाम छापोगे टीवी पे बोलूँगा वो मैं करूँगा नहीं। लेकिन इसके अलावा सीरियस नोट पर अगर मनोरंजन जी बात करें तो आप ये तमाम जो 3 नाम आप देखेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, और चाहे वो राजस्थान का हो, इन तीनों चीज में 2 फैक्टर बहुत कॉमन है, और जिन चीजों के लिए मैं लगातार एक लंबे टाइम से आपको कह भी रहा था कि यही 2 चीजें वर्क करने वाली हैं, और ये दो फैक्टर बहुत कॉमन है। पहली चीज थी कि आखिर नेतृत्व तो क्यों चेंज करना। एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि शिवराज सिंह बड़ी संख्या में अपनी बड़ी मेजोरिटी के साथ जिता करके लेकर के आए, क्यों उनको बाहर करना था। रमन सिंह की भी सरकार में बात में रमन सिंह भी चुनाव जिता करके लाए, तो क्यों रमन सिंह को रिप्लेस करना था, या वसुंधरा राजे को क्यों रिप्लेस करना था। तो इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी एक जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही थी। एक लगातार हम बात कर रहे थे कि 50 से 55 साल की उम्र के बीच के लोगों को अब लीडरशिप देना चाहती है, अगले 15-20 साल के लिए लीडरशिप डेवलप करना चाहती है। तो पहली मुझे लगता है कि उनकी लॉटरी लगने के पीछे कारण है उनकी उम्र
उम्र, उनका 56 वर्ष का होना उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट था, क्योंकि तीनों मुख्यमंत्री हैं वो बियॉन्ड 60 हैं, ये आपने गौर की। दूसरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से प्राथमिकता के आधार पर ली जाती है, लेकिन राजनीतिक जिस तरह के अलायंस होते थे, बहुत क्लियर मेजोरिटी नहीं होती थी, पार्टी उस चीज पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, वो थी आरएसएस बैकग्राउंड। आरएसएस बैकग्राउंड होना, संघ से जुड़े होना, विद्यार्थी परिषद से जुड़े होना। जिस तरह आज आप भारतीय जनता पार्टी की टॉप मैनेजमेंट को देखेंगे, टॉप लीडरशिप को देखेंगे, अमित शाह से लेकर नड्डा साहब से लेकर के विनोद तावड़े जी से लेकर के आप तमाम ऐसे नाम है जो विद्यार्थी परिषद की उपज हैं, उस छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब 15-16 साल का बच्चा होता है उस समय से आरएसएस की आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था, दूसरा जो बड़ा फैक्टर था, वो था उनका विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ाव, आरएसएस के साथ जुड़ाव। भारतीय जनता पार्टी को कई जगह, कई राज्यों में इस अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन इस बार वो एक ऐसी पोजीशन में तीनों राज्यों में थे जहां वो अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते थे। इसलिए उम्र और आरएसएस बैकग्राउंड, यह दो चीजें मुझे लगता है कि भजन लाल जी के सबसे ज्यादा फेवर में गई। मनोरंजन जी, सोमू आनंद, सोमू हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। सोमू, आप बताइए, आप एक पत्रकार जो कि रोज कवर करता है एक पार्टी को, रोज पार्टी ऑफिस जाता है, रोज इन लोगों से मिलता है, आप बताइए कि आपका क्या मानते हैं भजन लाल जी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी क्यों मिली? जी देखिए, सबसे अहम संदेश जो भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने से गया है वो कार्यकर्ताओं के बीच में गया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कई सारे छत्रप थे और उन छत्रपों ने अपनी अपनी टीम बना रखी थी। जाहिर तौर पे वो जब पावर में होते हैं तो वो लोग उनके आसपास इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं और वही लोग पार्टी में अलग अलग जगहों पे संगठनों में थे। तो अब कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश गया है कि अगर आप पार्टी के लिए काम करते हैं, लंबे वक्त तक जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी भले ही आपको पहली बार टिकट दे रही हो या फिर आपको चुनाव लड़ने का मौका दे रही हो, लेकिन आप भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। मतलब जो टॉप कुर्सी है प्रदेश में, वहां तक आप जा सकते हैं। साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को यह संदेश है कि आप गुटबाजी में ना रहें, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी आपके लिए अच्छा सोचेगी। क्योंकि चुनाव के वक्त, अभी 2024 का भी चुनाव है और पार्टी अलग अलग जगहों पर भी संदेश देने की कोशिश करती है कि अगर आप पार्टी के लिए जुड़े हुए हैं तो पार्टी के साथ जुड़े रहिए। किसी छत्रप के साथ जुड़ने से आपका भला हो ना हो, पार्टी के साथ जुड़े रहने से आपका भला जरूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि आप देखिए कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो क्या पार्टी में कोई बगावत हो जाएगी, क्या कोई नुकसान हो जाएगा, 2024 में क्या होगा, इसका कितना असर पड़ेगा, वोट पर कितना असर पड़ेगा। जाहिर है अब कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि आप किसी छत्रप के साथ न जाएं, बल्कि पार्टी के साथ रहें। तो 2024 में भी वो जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के या फिर जो भविष्य में जुड़ने वाले हैं, उनके जहन में ये बात साफ तौर पे रहेगी कि हमें पार्टी के लिए काम करना है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है। और ये संदेश जो है पार्टी को चुनाव में मदद करेगा और उससे चुनाव जिताएगा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने सोमू की, पार्टी के साथ जुड़िए, छत्रप के साथ नहीं जुड़िए। तो अब यहाँ पे अब वक्त आ गया है कि अब जरा वसुंधरा राजे जी पे भी बात कर ली जाए। सोमू ने बोल दिया, इशारा कर दिया कि छत्रप उत्रप से जुड़ने से कुछ नहीं होगा, पार्टी से जुड़िए। तो अब इस बार आशुतोष जी आपसे शुरू करता हूँ। अब आप क्या देखते हैं राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे कहाँ पे हैं आज के दिन और 2024 के लोकसभा चुनाव तक? मनोरंजन जी, मुझे लगता है कि 2024 के तक भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे जी का सम्मान पूर्णतः बरकरार रखने की कोशिश करेगी। उनके ईगो को हर्ट नहीं किया जाए, इस बात के पूरे करने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि उनके पुत्र को या उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाकर केंद्र की किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का गेम अभी भी कुछ गड़बड़ा सकती है वसुंधरा राजे सिंधिया अगर वो नाराज हुई तो। और पार्टी भी उनकी, जिस तरह उनके माताजी के समय से उनका पार्टी के साथ जुड़ाव है, स्वाभाविक तौर पर वो पार्टी के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी पावर में आ रही थी, सरकार बन रही थी, इसलिए वो पार्टी के साथ जुड़ी। विजय राजे सिंधिया जी को भी शायद भारतीय जनता पार्टी भूलने की कोशिश नहीं करेगी और उसके रिवार्ड के तौर पर उनके सम्मान को, आत्मसम्मान को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको या उनके पुत्र को लोकसभा की टिकट देकर शायद केंद्र की राजनीति में एक्टिव करने की कोशिश की जाए या किसी राज्यपाल के पद के तौर पर उनकी एक सम्मानजनक राजनीतिक जीवन की समाप्ति की जाए। तो टिकट तो एक को ही मिलेगा आशुतोष जी, या तो माँ को या बेटा को?
बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी हालांकि उनके परिवार में दोनों लोगों को टिकट देती आई है, एक विधानसभा में रहा है और एक लोकसभा में रहा है, लेकिन जिस तरह पार्टी लगातार कहती है कि हम एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देंगे, इस बार शायद उनका भी इंटरेस्ट अपने बेटे के टिकट में ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि और वो भी एक चाहेंगे कि उनका पुत्र आगे बढ़े, वो भी उम्र के जिस पड़ाव पर है, तो उनके बेटे को शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर के किसी केंद्र के किसी पद पर समायोजित करने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कि उनको किसी राज्यपाल का पद ऑफर किया जाए। स्पीकर का पद तो उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन शायद राज्यपाल के लिए वो भी हामी भरती हुई नजर आए। मनोरंजन नवीन जी, आपने तो नाराज तो कर ही दिया, भले ही आप कहें कि ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें, लेकिन आपने तो कर दिया, जाने अनजाने में आपने तो कर दिया। अब आप कहते हैं कि वो नाराज हुई तो थोड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता। आपका क्या आकलन है, क्या ये बहुत टाइट रोप पे बीजेपी ने चल रही है अभी फिलहाल, 2024 तक सांसें थाम के रखनी पड़ेगी? टाइट रोप पे तो है ही, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि बीजेपी के पास रणनीति है। उन्होंने ये सारे दबाव के बावजूद उन्होंने वसुंधरा जी को फ्रंट फेस नहीं बनाया चुनाव में, और देखिए कितना स्मार्टली उन्होंने उनके कुछ लोगों को टिकट दिया जिनको जिताने में वसुंधरा जी व्यस्त रही, उनके मैनेजर्स को टिकट नहीं दिया, उनको हटा दिया गया, और उसके बाद भी उनके दबाव को चलने नहीं दिया। तो ये उनके पास स्ट्रेटेजी तो निश्चित तौर पे है, पर उनको सम्मान जो है, ये मैं पूरी तरह से आशुतोष से सहमत हूं, सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। लोकसभा की चर्चाएं चल रही हैं कि उनको लोकसभा और बेटे को विधानसभा दे दी जाए और यहाँ पर मंत्री बनाए। हालांकि मुझे लगता है कि लोकसभा में अगर उनको ले जाते हैं तो उनको फिर बड़ा पद ही कोई मंत्रिमंडल का देना पड़ेगा। और हम अगर पिछले 2 चुनावों से देखें बीजेपी का, तो उनका प्रयास अभी होता जा रहा है कि मंत्रिमंडल यंग हो ज्यादा, और वसुंधरा जी जो है 70 की अब हो चुकी हैं। तो ये संभावना थोड़ी सी मुझे वहां पे क्षीण होती लगती है कि लोकसभा से लेके उनको एक मंत्रिमंडल दिया जाए, या तो उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया जाए, ये एक बड़ा संभावना बनती है। नहीं तो फिर उनके सम्मान के हिसाब से गवर्नर जो है ये ज्यादा मुझे उपयुक्त दिखता है, जिसमें कि फिर दुष्यंत सिंह लोकसभा या विधानसभा किसी एक जगह से चुनाव लड़के मंत्री बने, और उसके बाद वसुंधरा जी इधर लोकसभा अध्यक्ष या गवर्नर, ऐसे किसी पद के ऊपर जाके बैठे। चलिए, एक चीज पे आप दोनों मेहमान हमारे सहमत हैं कि उनको सम्मान का पद दिएगा। जब इतनी चर्चा हम लोगों ने कर ली है तो कांग्रेस को क्यों पीछे छोड़ देते हैं? अब लगे हाथ कांग्रेस पे भी निपटा लेते हैं, उस पर भी बात करके। तो आप मुझे बताइए आशुतोष जी, जाट, गुजर, मीना, ये 3 जाति आपने छोड़ दी है, मतलब बीजेपी ने छोड़ दी है, तो क्या कांग्रेस कहाँ पे देख रही होगी आज के दिन? देखिए, अगर मनोरंजन जी कांग्रेस की दृष्टि से बात करें तो मुझे लगता है कि 2 पद तो उनके पास अभी बदलने के लिए तुरंत के लिए हैं ही, कम से कम एक पीसीसी अध्यक्ष और एक दूसरा नेता प्रतिपक्ष। मुझे लगता है कि जाट वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार के रहते हुए भी लगातार काफी प्रयास किए। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने दिया, मंत्रिमंडल में जाटों को जगह दी, और तो मुझे लगता है कि जाट और गुजर, शायद सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाकर के एक बार गुजर समुदाय को कांग्रेस अपनी ओर करने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमको एक जाट नेता कांग्रेस दे। तो इन कम से कम 2 कास्टों को तो वो अभी सीधे अभी तुरंत साध सकते हैं, जो उनके लिए 2024 के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। मीना एक कास्ट ऐसी बचती है, तो उसको शायद एक बार प्रदेश अध्यक्ष अगर आप बदलेंगे तो आपको स्वाभाविक तौर पर प्रदेश की कार्यकारिणी में भी उनको मीना को कहीं जगह देकर के पार्टी साधने की कोशिश कर सकती है। और ये कांग्रेस की दृष्टि से अगर आप सोचें तो ये उनके पास एक बहुत सटीक मौका है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक कैबिनेट का विस्तार करे, मुझे नहीं लगता है कि परसों शायद कैबिनेट को शपथ दिलाई जाएगी, उससे पहले अगर ये कांग्रेस के पास एक मास्टर स्ट्रोक का टाइम है कि इस बीच में वो 15 तारीख तक के पहले अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी जाट नेता को और पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर किसी गुजर नेता को अगर घोषणा करती है, तो वो एक बढ़त हासिल करेगी दोनों कम्युनिटी के बीच में कि हम आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर कहीं सरप्लस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद कांग्रेस की रणनीति होनी चाहिए। अब हालांकि कांग्रेस में फैसले आप भी जानते हैं कि कितने विलंब से होते हैं, और कई बार तो इतने विलंब से होते हैं कि तब तक उन फैसलों की कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर कांग्रेस अभी भी चाहे तो एक बार फिर से राजस्थान में सर्वाइवल मोड पर आ सकती है, बशर्ते वो समय रहते कुछ निर्णय। अभी इतनी जल्दी तो कांग्रेस में कुछ हो नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं पिछले 30 साल के अनुभव से। एक छोटा सा सवाल सोमू से, उसके बाद नवीन जी आपके पास आता हूं। सोमू, आप क्या चर्चाएं सुन रहे हैं
कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष या फिर सीएलपी को लेकर के? जी देखिए, कई तरह की चर्चाएं हैं कि एक तो सबसे पहली चर्चा ये है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा या इस तरह के किसी जाट चेहरे को बनाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो जाहिर तौर पे, जिसका जिक्र हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे थे, कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष फिर बदला जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी और सामाजिक वर्ग को दी जाएगी, जिससे कि सामाजिक समीकरण जो है वो बैलेंस हो सकें। तो इन तमाम बातों पर चर्चा तो चल ही रही है और देखना है कि पार्टी कब तक निर्णय लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी दो नामों को लेकर बहुत दिलचस्प चर्चा कर रही है। हालांकि सवाल आपका कांग्रेस से था, लेकिन मैं उस पर इशारा करना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अभी बरकरार रहेंगे या फिर वहां भी कोई परिवर्तन होता है। और एक और नाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का है, क्योंकि अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो पूरा पावर अभी सेंटर बना है वो जयपुर में बना है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहीं से जीत कर आए हैं। तो क्या अब उन्हें भी इस पावर सेंटर में कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि उससे पावर डिसबैलेंस जो है वो भी जयपुर की ओर बढ़ेगा। तो क्या सिर्फ विधायक बनने के लिए एक केंद्रीय मंत्री रहे व्यक्ति को सांसद का चुनाव जो लड़े और फिर बाद में उससे इस्तीफा देकर के विधायक बनाएगा? तो ये सवाल भी है। जरूर जरूर, बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्या बीजेपी भी सीपी जोशी को बदल सकती है। नवीन जी, अब आप बताएं, कांग्रेस की चर्चा पहले कर लेते हैं। जी, कांग्रेस का सर आपने खुद ही कहा कि जिस स्पीड से सरकार से भले ही बाहर है पर सरकारी गति से पार्टी में काम हो रहा है। वर्तमान में मुझे लगता है कि डोटासरा जी पे मैं भी काफी हद तक सहमत हूं कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। पिछले काफी समय में आप देखें डोटासरा जी का जो प्रोफाइल है और उनकी जो लोकप्रियता है वो कम्युनिटी में भी बढ़ी है और मीडिया में भी उनकी विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग हुई है। एक और चीज होती है जो कि पॉलिटिकली कहना टीवी पे इनकरेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि जाट राजपूत कम्युनिटी के बीच में खटपट चलती रहती है और जिस तरह से उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के ऊपर टेक ऑन किया था, दोनों ने एक दूसरे के साथ जिस तरह से उनका वाक युद्ध चला, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी है। तो उनको जब हटाया गया था शिक्षा मंत्री पद से तो एक नाराजगी आई थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो काम चल गया। अब उनको एक नया पद देते हुए संभावना है कि जाटों को यहां से साधा जाए। दूसरा, सचिन पायलट अभी भी मुझे संभावना रखती है पीसीसी चीफ हो सकते हैं। 2018 की जीत में सचिन पायलट का बहुत बड़ा योगदान था और 2023 में कांग्रेस के हारने में गुर्जर वोटों का बहुत बड़ा रोल है। और सचिन पायलट के पीछे गुर्जर युवा जो है वो एकदम पागल है। अगर आप एक ट्वीट डालें, एक पोस्ट डालें, आपको रिएक्शन सोशल मीडिया पे चारों तरफ से दिखेगा और उनके अन्य जातियों में भी स्वीकार्यता है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उनको पसंद करता है। तो सचिन पायलट को विधानसभा में खर्च करने की जगह पार्टी चाहेगी कि वो वापस से ग्राउंड पे जाएं, उसी तरीके से मेहनत करें और उस वोटों को मोबिलाइज करें। तो इन दोनों जातियों का मुझे मुख्य रूप से यहाँ दिखता है। सोमू का ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि सीपी जोशी क्या रहेंगे। सीपी जोशी चुनाव भले ही जीत गए, पार्टी जीत गई, लेकिन उसमें सीपी जोशी का खुद का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बल्कि उनका कार्यकाल जो है काफी असफलता का रहा प्रतीक। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपको पक्ष में चीजें मिल जाती हैं। जरूर। तो उस संगठन ये भी नहीं हुआ कि जब सतीश पुनिया हटे तो सीपी जोशी सबको इकट्ठा ला सके। वो खुद भी आप देखें कि राजेंद्र राठौड़ के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए पूरे समय में, वो भी एक नाराजगी थी। अब मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण रहेंगे, राज्यपाल भी ब्राह्मण है, तो ये जो विरोध है ये भी कहीं के सोशल मीडिया पे, कल से व्हाट्सएप पे घूम भी रहा है कि सारे ब्राह्मण हैं। तो ये चेंज होने की संभावना है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सोमू आपका, आशुतोष जी आपका, नवीन जी आपका। बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत ज्ञानवर्धक बातें मुझे भी आप तीनों से जानने की जो है मुझे मिली है। तो आज एनडीटीवी राजस्थान में इतना ही, और कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।